नमस्कार। चलिए आज भारत के पावर स्ट्रक्चर की एक बहुत ही दिलचस्प गुत्थी को सुलझाते हैं। कभी सोचा है कि भारत सरकार में असली बॉस कौन है, प्रेसिडेंट या फिर प्राइम मिनिस्टर? आज हम भारत के इसी यूनिक डुअल एग्जीक्यूटिव सिस्टम को गहराई से समझेंगे। तो चलिए सीधे इस पावर पजल पर आते हैं। भारत में आखिर असली शक्ति किसके हाथ में है, प्रेसिडेंट के या प्राइम मिनिस्टर के? भाई, जब एक सिस्टम में दो बॉस हों तो फाइनल कॉल कौन लेता है, यही तो सवाल है। इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए हमारा आज का सफर इन 5 पड़ावों से गुजरेगा। सबसे पहले हम भारत के 2 एग्जीक्यूटिव्स के कॉन्सेप्ट को समझेंगे, फिर देखेंगे कि कागजी शक्ति और असली शक्ति में क्या फर्क है। इसके बाद हम आर्टिकल 74 को डिकोड करेंगे, एक जबरदस्त कॉन्स्टिट्यूशनल शोडाउन की कहानी जानेंगे और आखिर में समझेंगे कि सरकार की असली लिंचपिन कौन है। तो शुरू करते हैं। देखिए, जब भारत का संविधान बन रहा था तो बनाने वालों के सामने एक बहुत बड़ा सवाल था। स्टेबिलिटी यानी स्थिरता को चुने या अकाउंटेबिलिटी यानी जवाबदेही को। उन्होंने ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम से प्रेरणा ली और बस यहीं से हमारे डुअल एग्जीक्यूटिव सिस्टम की नींव पड़ी। तो ये डुअल एग्जीक्यूटिव है क्या चीज़? देखिए, बिल्कुल आसान शब्दों में ये एक ऐसा सिस्टम है जहां हेड ऑफ स्टेट और हेड ऑफ गवर्नमेंट के रोल्स को अलग अलग कर दिया जाता है। मतलब एक होता है देश का सांकेतिक प्रमुख, हेड ऑफ स्टेट, और दूसरा होता है वो जो असल में सरकार चलाता है, यानी हेड ऑफ गवर्नमेंट। ये अमेरिका के सिस्टम से एकदम उल्टा है, जहां प्रेसिडेंट साहब ही दोनों भूमिकाएं निभाते हैं। अच्छा, अब इस सिस्टम की असली कहानी समझने के लिए हमें 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट लीगल टर्म्स को समझना होगा, दे ज्यूरे और दे फैक्टो। सुनने में ये भले ही थोड़े मुश्किल लगें, पर यकीन मानिए पावर का सारा खेल इन्हीं 2 शब्दों में छुपा है। यहां पावर के 2 चेहरे एकदम साफ दिखते हैं। एक तरफ है हमारे प्रेसिडेंट, जो है नॉमिनल हेड। उनके पास है डी ज्योर अथॉरिटी, मतलब कानूनी तौर पर वो मुखिया हैं और उनकी भूमिका ज्यादातर सेरेमोनियल होती है। दूसरी तरफ है प्राइम मिनिस्टर, जो है रियल हेड। इनके पास है डी फैक्टो अथॉरिटी, जिसका मतलब है कि हकीकत में सारी एग्जीक्यूटिव पावर का इस्तेमाल यही करते हैं। तो डे ज्यूरे इसका मतलब क्या है? ये एक लैटिन फ्रेज है जिसका सीधा मतलब है बाय लॉ या कानून के मुताबिक। ये वो पावर है जो सिर्फ कागजों पर संविधान में लिखी होती है। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि ये किसी कंपनी के मालिक का नाम है जो सिर्फ लीगल पेपर्स पर दर्ज है। और डिफैक्टो, इसका लैटिन में मतलब है इन फैक्ट या असलियत में। ये वो पावर है जिसका जमीन पर हकीकत में इस्तेमाल होता है। अगर हम उसी कंपनी की एनालॉजी पर वापस जाएं, तो ये वो सीईओ है जो कंपनी के रोजमर्रा के सारे फैसले लेता है। तो बात सीधी है, एक के पास है कानूनी पद और दूसरे के पास है असली शक्ति। लेकिन सवाल उठता है कि भाई, पावर को इस तरह बांटा ही क्यों गया? इसका कारण है कॉन्स्टिट्यूशनल सेफ्टी वैल्व। जरा सोचिए, अगर डे फैक्टो हेड यानी प्राइम मिनिस्टर लोकसभा में अपना बहुमत खो देते हैं और सरकार गिर जाती है, तो देश को कौन संभालेगा? उस खालीपन को भरते हैं डिजोरे हेड यानी प्रेसिडेंट। वो स्टेट की कंटिन्यूटी बनाए रखते हैं जब तक कि नई सरकार नहीं बन जाती। अब आते हैं उस लीगल ग्लू पर जो इन दोनों एग्जीक्यूटिव्स को एक दूसरे से जोड़ता है, और वो है आर्टिकल 74। ये संविधान का वो प्रावधान है जो इन दोनों के रिश्ते की परिभाषा तय करता है और प्राइम मिनिस्टर की पावर को सीमेंट की तरह पक्का कर देता है। स्क्रीन पर आर्टिकल 74(1) का सबसे अहम हिस्सा है, देयर शैल बी अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स विद द प्राइम मिनिस्टर एट द हेड टू एड एंड एडवाइज द प्रेसिडेंट हु शैल एक्ट इन अकॉर्डेंस विद सच एडवाइस। इन शब्दों पर जरा गौर कीजिए। ये साफ साफ बताते हैं कि पावर का फ्लो किस दिशा में है। चलिए इस आर्टिकल की चीर फाड़ करते हैं। पहला हिस्सा, देयर शैल बी अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। इस शैल का मतलब है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का होना मैंडेटरी है, यानी अनिवार्य है। प्रेसिडेंट इसके बिना काम कर ही नहीं सकते। और दूसरा हिस्सा, टू एड एंड एडवाइस। यह सिर्फ एक दोस्ताना सलाह या सजेशन नहीं है, ये एक बाइंडिंग ऑर्डर है, एक बाध्यकारी आदेश। और प्राइम मिनिस्टर की शक्ति सिर्फ कैबिनेट तक ही सीमित नहीं है। वो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन के तौर पर कई और इंपॉर्टेंट बॉडीज को भी लीड करते हैं। अब ये एक्स ऑफिशियो क्या है? इसका सीधा मतलब है कि जो भी व्यक्ति पीएम की कुर्सी पर बैठेगा वो अपने आप ही इन बॉडीज का भी हेड बन जाएगा, जैसे कि नीति आयोग, इंटरस्टेट काउंसिल और नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। ये उनकी पावर के दायरे को दिखाता है। अब चलिए जरा समय में पीछे चलते हैं, 1970s के दशक में, जब इस पावर बैलेंस को लेकर एक बहुत बड़ा कॉन्स्टिट्यूशनल शोडाउन हुआ था।
ये वो दौर था जब एक अस्पष्टता को संवैधानिक निश्चितता से बदला गया, जिसने हमेशा के लिए प्राइम मिनिस्टर की सुप्रीमेसी को स्थापित कर दिया। ये पूरी कहानी दो बहुत ही क्रूशियल सालों के इर्द गिर्द घूमती है। 1976 जब 42nd अमेंडमेंट आया और 1978 जब 44th अमेंडमेंट आया। इन दो संवैधानिक बदलावों ने प्रेसिडेंट और पीएम के रिश्ते को हमेशा के लिए रीडिफाइन कर दिया। तो देखिए, ये बदलाव हुए कैसे। 1976 में 42nd अमेंडमेंट ने यह साफ कर दिया कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की सलाह प्रेसिडेंट के लिए पूरी तरह से बाइंडिंग यानी बाध्यकारी होगी। इसने पीएम की सुप्रीमेसी पर उठने वाले हर शक को खत्म कर दिया। लेकिन फिर 1978 में 44th अमेंडमेंट आया। इसने एक छोटा सा लेकिन बहुत महत्वपूर्ण चेक एंड बैलेंस जोड़ा। प्रेसिडेंट अब सलाह को सिर्फ एक बार पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकते हैं। इससे प्रेसिडेंट के पद की गरिमा को थोड़ा रिस्टोर किया गया। हालांकि अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स वही सलाह दोबारा भेज दे तो फिर प्रेसिडेंट को उसे मानना ही पड़ेगा। और आखिर में प्राइम मिनिस्टर की भूमिका को समझने के लिए जवाहरलाल नेहरू की दी हुई एक बहुत ही पावरफुल एनालॉजी को देखते हैं, जो इस पूरे कॉन्सेप्ट का सार है। नेहरू ने कहा था, द प्राइम मिनिस्टर इज द लिंचपिन ऑफ गवर्नमेंट। ये सुनने में एक बहुत सिंपल सा वाक्य लगता है, लेकिन इसका मतलब बहुत गहरा है। इस लिंचपिन एनालॉजी को समझिए। लिंचपिन क्या होती है? वो छोटी सी कील जो बैलगाड़ी के पहिए को उसकी धुरी यानी एक्सल से जोड़ के रखती है। अब इस सिस्टम में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स पहिया है, प्रेसिडेंट धुरी है और प्राइम मिनिस्टर वो लिंचपिन है जो दोनों को जोड़े रखते हैं। सोचिए, अगर ये कील निकाल दी जाए तो पहिया धुरी से अलग हो जाएगा और पूरी सरकारी गाड़ी वहीं रुक जाएगी। प्राइम मिनिस्टर ही वो कड़ी हैं जो डी ज्यूरे पावर को डी फैक्टो रियलिटी से जोड़ते हैं। तो अब हम ये तो जान गए हैं कि प्राइम मिनिस्टर के पास असली पावर है और प्रेसिडेंट उनकी सलाह से बंधे हैं। लेकिन एक पल को सोचिए, क्या होता है जब ये पावरफुल सलाह प्रेसिडेंट को बंद दरवाजों के पीछे दी जाती है? क्या कोर्ट्स कभी इस बात की जांच कर सकती हैं कि सलाह आखिर दी क्या गई थी? ये एक बहुत अहम सवाल है जो हमें आर्टिकल 74 के एक और पहलू की तरफ ले जाता है। नमस्कार, वापस स्वागत है हमारे इस विश्लेषण में। तो पिछली बार हमने देखा था कि प्रधानमंत्री और उनकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ही असल में रियल एग्जीक्यूटिव्स हैं, जिनके हाथ में बहुत ज्यादा शक्ति होती है। और हमने ये भी समझा था कि प्रेसिडेंट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की सलाह मानने के लिए पूरी तरह से बाइंडिंग है, मतलब बाध्य हैं। इसी एक नियम की वजह से सारी की सारी एग्जीक्यूटिव पावर एक ही जगह पर इकट्ठा हो जाती है। तो यहां से एक बहुत ही बड़ा और जरूरी सवाल उठता है, अगर प्राइम मिनिस्टर की सलाह इतनी ज्यादा शक्तिशाली और बाध्यकारी है, तो क्या सुप्रीम कोर्ट इस शक्ति पर कोई लगाम लगा सकता है? क्या अदालतें ये पूछ भी सकती हैं कि भाई आपने प्रेसिडेंट को असल में सलाह दी क्या थी? इस सवाल का जवाब हमें मिलता है संविधान के एक बहुत ही खास आर्टिकल में, जो इस पूरी सलाह पर एक आयरन कर्टन यानी एक लोहे का पर्दा डाल देता है। ये है आर्टिकल 74(2). ये आर्टिकल बिल्कुल साफ साफ कहता है कि मिनिस्टर्स ने प्रेसिडेंट को कोई सलाह दी या नहीं, और अगर दी तो वो क्या सलाह थी, इस सवाल पर किसी भी कोर्ट में कोई पूछताछ नहीं हो सकती। ये एक तरह का संवैधानिक आयरन कर्टन है जो इस सलाह को किसी भी बाहरी जांच से पूरी तरह गोपनीय और सुरक्षित रखता है। अब ये जो प्रावधान है, ये सीधा सीधा जुडिशियल रिव्यू की पावर से टकराता है। जुडिशियल रिव्यू का मतलब होता है अदालतों की वो शक्ति जिससे वो ये तय करती हैं कि सरकार का कोई भी काम संविधान के हिसाब से है या नहीं। लेकिन आर्टिकल 74(2) इस पावर का एक साफ साफ एक्सेप्शन यानी अपवाद बना देता है। लेकिन सवाल यह है कि संविधान बनाने वालों ने आखिर इतनी गोपनीयता रखी ही क्यों? इसके पीछे बहुत ठोस वजह हैं। पहली है सैंक्टिटी ऑफ द कैबिनेट, यानी कैबिनेट की गरिमा बनी रहे। इससे ये पक्का होता है कि मंत्री बिना किसी डर के खुलकर और गोपनीय तरीके से अपनी राय दे पाएं। दूसरी बात, ये सलाह अक्सर कानूनी नहीं बल्कि पॉलिटिकल होती हैं। ये पॉलिटिकल जजमेंट्स होते हैं, लीगल डिस्प्यूट्स नहीं। और तीसरा, ये सरकार को पैरालिसिस से बचाता है। सोचिए, अगर हर कैबिनेट फैसले को कोर्ट में चैलेंज किया जाने लगा तो सरकार के लिए काम करना ही नामुमकिन हो जाएगा। अच्छा, इस पूरे प्रोसेस को समझने के लिए एक बहुत बढ़िया एनालॉजी है ब्लैक बॉक्स की। चलिए देखते हैं कि कैसे ये सीक्रेट सलाह एक सरकारी एक्शन में बदल जाती है। तो चलिए इस प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। स्टेप 1 है इनपुट। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कोई फैसला लेती है। फिर आता है स्टेप 2, द ब्लैक बॉक्स।
ये फैसला एक सीक्रेट सलाह बनकर प्रेसिडेंट के पास जाता है। यही है आर्टिकल 74। इसके बाद स्टेप 3 है आउटपुट। प्रेसिडेंट उस पर साइन करके उसे एक ऑफिशियल ऑर्डर बना देते हैं। और आखिर में आता है स्टेप 4 द चेक। कोर्ट्स इस फाइनल आउटपुट यानी ऑर्डर को तो रिव्यू कर सकती हैं, लेकिन वो उस ब्लैक बॉक्स को खोलकर नहीं देख सकती जिसके अंदर सलाह दी गई थी। तो फिर एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, अगर अदालतें इस ब्लैक बॉक्स के अंदर झांक ही नहीं सकती, तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि एग्जीक्यूटिव की पावर बिल्कुल अनचेक्ड है? क्या वो जो चाहे कर सकते हैं? पूरी तरह से ऐसा भी नहीं है। इस पूरी संवैधानिक पहेली में एक बहुत ही जरूरी सुराग मिलता है हमें 44th अमेंडमेंट से, यानी 44वें संविधान संशोधन से। इसने प्रेसिडेंट को एक छोटी लेकिन बहुत जरूरी ढाल दी है। इस बदलाव को समझना बहुत जरूरी है। देखिए, 1978 से पहले क्या था? प्रेसिडेंट एक तरह से बस एक रबर स्टैम्प थे। मतलब जो भी सलाह आई उस पर तुरंत साइन करना ही पड़ता था, कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था। लेकिन 44th अमेंडमेंट के बाद सब बदल गया। प्रेसिडेंट को मिली रिकॉन्सिडरेशन की पावर, यानी पुनर्विचार की शक्ति। अब वो सलाह को एक बार कैबिनेट के पास वापस भेज सकते हैं कि भाई इस पर फिर से सोचो। तो ये रिकंसिडरेशन प्रोटोकॉल काम कैसे करता है? मान लीजिए प्रेसिडेंट को लगता है कि कोई सलाह जल्दबाजी में दी गई है या संविधान के हिसाब से ठीक नहीं है, तो वो उसे पुनर्विचार के लिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को वापस भेज सकते हैं। तब काउंसिल को उस पर दोबारा विचार करना ही पड़ेगा, ये जरूरी है। लेकिन यहाँ एक बहुत जरूरी बात है, अगर काउंसिल दोबारा वही सलाह प्रेसिडेंट को भेज देती है तो इस बार प्रेसिडेंट को वो माननी ही पड़ेगी। ये पावर सिर्फ एक बार इस्तेमाल हो सकती है। तो सबसे जरूरी बात जो निकल कर आती है वो ये है कि प्रेसिडेंट सलाह पर सवाल उठा सकते हैं, उसे एक बार वापस भेज सकते हैं, लेकिन आखिरकार उसे मना नहीं कर सकते। तो हमारी जो शुरुआती पहेली थी उसका जवाब मिल गया। कोर्ट सलाह की जांच नहीं कर सकती, लेकिन प्रेसिडेंट के पास उसे एक बार चैलेंज करने का मौका जरूर होता है। ठीक है, तो हमने पावर को समझा, उसके ऊपर लगे चेक को भी समझा, लेकिन कोई इस पावरफुल कुर्सी तक पहुंचता कैसे है? अब हम अपने संवैधानिक यात्रा के अगले और शायद सबसे बुनियादी सवाल की तरफ बढ़ रहे हैं। संविधान का आर्टिकल 75 बहुत ही सरल शब्दों में कहता है, द प्राइम मिनिस्टर शैल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। सुनने में तो यह बहुत सीधा साधा लगता है ना, लेकिन यही लाइन अपने आप में एक नया और बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर देती है। सवाल यह है कि आखिर ये तय कौन करेगा कि ये इतना पावरफुल प्राइम मिनिस्टर बनेगा कौन? जाहिर सी बात है, प्रेसिडेंट किसी को भी तो नहीं बना सकते, है ना? तो इस पूरी प्रक्रिया के नियम क्या हैं? बस इसी सवाल की गहराई में उतरेंगे हम अपने अगले विश्लेषण में। नमस्कार। पिछले विश्लेषण में हमने ये तो स्थापित कर दिया था कि प्राइम मिनिस्टर ही रियल एग्जीक्यूटिव होते हैं, यानी सरकार के असली मुखिया। लेकिन सवाल यह है कि ये शक्ति आती कहां से है? जाहिर है, इसे कानूनी तौर पर संविधान के दायरे में रहकर ही प्रदान किया जाना चाहिए। तो आज का हमारा हॉट सवाल यही है, आखिर एक सरकार बनती कैसे है? कोई राजनेता कानूनी तौर पर मंत्री बनता कैसे है? और इसका जवाब छिपा है भारतीय संविधान के आर्टिकल 75 में। तो चलिए इस बेहद जरूरी अनुच्छेद की गहराइयों में उतरते हैं। देखिए, ये आर्टिकल एक तरह से मंत्रियों के लिए पूरी रूल बुक है। इसमें उनकी नियुक्ति, उनका कार्यकाल, जिम्मेदारियां, योग्यताएं, शपथ और यहां तक कि उनके वेतन के बारे में भी सब कुछ बताया गया है। और हम शुरुआत करेंगे सबसे पहले और सबसे जरूरी कदम से, नियुक्ति यानी अपॉइंटमेंट प्रोटोकॉल से। आर्टिकल 75 का ये वाक्य देखने में बड़ा सीधा साधा लगता है ना? पर असल में ये एक बहुत ही सटीक 2 कदमों वाली प्रक्रिया को बताता है जिससे सरकार बनती है। तो आइए इन दोनों कदमों को एक एक करके समझते हैं कि व्यवहार में इनका असली मतलब क्या है। पहला कदम, प्राइम मिनिस्टर की नियुक्ति। यहां यह समझना बहुत जरूरी है कि यह प्रेसिडेंट की व्यक्तिगत पसंद का मामला नहीं है। एक मजबूत लोकतांत्रिक परंपरा के तहत प्रेसिडेंट को लोकसभा में बहुमत वाली पार्टी के नेता को ही प्राइम मिनिस्टर नियुक्त करना पड़ता है। उनके पास कोई और विकल्प नहीं होता। और जैसे ही प्राइम मिनिस्टर की नियुक्ति हो जाती है, प्रेसिडेंट का विवेकाधिकार यानी अपनी मर्जी से फैसले लेने की शक्ति लगभग खत्म हो जाती है। और यहीं से सरकार बनाने में प्राइम मिनिस्टर की केंद्रीय भूमिका सामने आती है, जिसे हम कीस्टोन इफेक्ट कहते हैं। कीस्टोन मतलब मेहराब का वो सबसे जरूरी पत्थर जिसे हटा दें तो पूरी इमारत ढह जाए। इसका सीधा मतलब यह है कि पूरा का पूरा मंत्रिमंडल सिर्फ और सिर्फ प्राइम मिनिस्टर की पसंद के इर्द गिर्द बनता है। वे ही अपनी टीम चुनते हैं। प्रेसिडेंट ना तो अपनी मर्जी से किसी को मंत्री बनवा सकते हैं और ना ही प्राइम मिनिस्टर की लिस्ट में से किसी का नाम हटाने को कह सकते हैं।
लेकिन यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प सवाल उठता है। क्या मंत्री बनने के लिए किसी व्यक्ति का नियुक्ति के समय मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यानी एमपी होना जरूरी है? और आपको जानकर शायद हैरानी हो कि हमारा संविधान यहाँ एक खास छूट देता है। ये संख्या 6 यही उस खास छूट की चाबी है। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण डेडलाइन, एक समय सीमा को दिखाती है। इसका मतलब ये है कि कोई भी व्यक्ति जो सांसद नहीं है वो भी मंत्री बन सकता है, लेकिन एक शर्त है। उसे मंत्री बनने के बाद 6 महीने के अंदर अंदर संसद के किसी भी सदन यानी लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य बनना ही होगा। और अगर कोई इस 6 महीने की डेडलाइन को पूरा नहीं कर पाता तो नतीजा बिल्कुल साफ है, उन्हें अपना मंत्री पद छोड़ना पड़ेगा। उस व्यक्ति का मंत्री पद तत्काल प्रभाव से समाप्त हो जाता है। और ये सिर्फ कोई किताबी नियम नहीं है, इसका असल में इस्तेमाल हुआ है। मिसाल के तौर पर 1991 में पीवी नरसिम्हा राव और 1996 में एचडी देवेगौड़ा जब प्राइम मिनिस्टर बने तो वे उस वक्त संसद के किसी भी सदन के सदस्य नहीं थे। उन्होंने इसी 6 महीने वाले नियम का इस्तेमाल करके बाद में अपनी संसदीय सीट जीती थी। अच्छा, नियुक्ति हो गई। अब काम शुरू करने से पहले हर मंत्री को एक और औपचारिक लेकिन महत्वपूर्ण पड़ाव से गुजरना पड़ता है। ये महज एक रस्म नहीं है, बल्कि प्रेसिडेंट द्वारा दिलाई जाने वाली एक दोहरी शपथ है। हर मंत्री 2 तरह की शपथ लेता है। एक है ओथ ऑफ ऑफिस यानी पद की शपथ जो संविधान के प्रति निष्ठा की बात करती है, और दूसरी है ओथ ऑफ सीक्रेसी यानी गोपनीयता की शपथ। ये दूसरी वाली शपथ खासतौर पर मंत्रियों के लिए है और इसका एक बहुत खास मकसद है। तो सवाल है, ये गोपनीयता की शपथ क्यों? याद है हमने पिछले विश्लेषण में आर्टिकल 74(2) की बात की थी। ये शपथ उसी अनुच्छेद को कानूनी रूप से लागू करती है। ये सुनिश्चित करती है कि प्रेसिडेंट को दी गई सलाह और कैबिनेट की चर्चाएं गोपनीय रहें। तो अब टीम नियुक्त हो चुकी है, शपथ भी ले ली गई है। अब एक व्यवहारिक सवाल पर आते हैं, इन मंत्रियों का वेतन कौन तय करता है? इस पूरी पहेली का आखिरी टुकड़ा सरकार की एक और शाखा के पास है। मंत्रियों के वेतन और दूसरे भत्ते संसद तय करती है, कानून बनाकर। ये चेक्स एंड बैलेंसेस का एक शानदार उदाहरण है जो कार्यपालिका पर विधायिका की निगरानी को बनाए रखता है। तो लीजिए, टीम नियुक्त हो गई, शपथ ले चुकी और काम करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। इस तरह संवैधानिक ब्लूप्रिंट के हिसाब से सरकार का गठन हो चुका है। लेकिन यहां एक अहम सवाल खड़ा होता है, क्या इस टीम के सभी सदस्य, सभी मंत्री ताकत और पद में बराबर होते हैं? इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के अंदर शक्ति का एक साफ साफ पदानुक्रम होता है, एक हायरार्की होती है। और इसी हायरार्की को हम समझेंगे अपने अगले विश्लेषण में। हम जानेंगे कि शक्तिशाली कैबिनेट और बाकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के बीच क्या फर्क है। ये इनर सर्कल बनाम आउटर सर्कल क्या है और असल में सरकार चलाता कौन है। हमारे साथ जुड़ना ना भूलें। नमस्कार। पिछले विश्लेषण में हमने ये समझा था कि मंत्रियों की नियुक्ति और शपथ ग्रहण कैसे होता है। आज उसी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और सरकार के अंदर मौजूद सत्ता के असली पदानुक्रम यानी अ ट्रू हायरार्की ऑफ पावर को समझने की कोशिश करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा हमने देखा था, एक पूरी प्रक्रिया के बाद मिनिस्टर्स चुने जाते हैं और फिर वे शपथ लेकर मंत्री परिषद यानी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का हिस्सा बनते हैं और इसी के साथ वो आधिकारिक तौर पर सरकार का एक अंग बन जाते हैं। मगर यहां एक बहुत ही बुनियादी और जरूरी सवाल खड़ा होता है कि एक बार नियुक्त होने के बाद क्या सभी मिनिस्टर्स की शक्ति और अधिकार बराबर होते हैं? क्या एक डिफेंस मिनिस्टर और एक मिनिस्टर ऑफ स्टेट को एक ही तराजू में तौला जा सकता है? तो इसका जवाब है नहीं, बिल्कुल नहीं। तो इस पूरी पावर हायरार्की को अच्छी तरह से समझने के लिए हम इसे 4 हिस्सों में देखेंगे। सबसे पहले बात करेंगे द सर्कल ऑफ पावर की। फिर हम अधिकार के 3 स्तरों अ 3 टियर अथॉरिटी को जानेंगे। इसके बाद काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स और कैबिनेट के बीच के बहुत जरूरी फर्क को साफ करेंगे और आखिर में एक बड़े ही दिलचस्प कॉन्स्टिट्यूशनल ट्विस्ट पर भी नजर डालेंगे। तो चलिए पहले भाग से शुरू करते हैं, द सर्कल ऑफ पावर। ये समझना बहुत जरूरी है कि असल में बड़े और अहम फैसले लिए कैसे जाते हैं, खासकर जब सरकार की टीम इतनी बड़ी हो। देखिए, होता क्या है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स यानी मंत्रिपरिषद कोई छोटी मोटी टीम नहीं है। इसमें आमतौर पर 70 से 80 सदस्य तक हो सकते हैं। अब जरा सोचकर देखिए, क्या 70-80 लोगों के साथ एक कमरे में बैठकर कोई भी तेज, जरूरी या गोपनीय फैसला लेना संभव है?
नहीं, ये व्यावहारिक रूप से मुमकिन ही नहीं है। तो इसी चुनौती से निपटने के लिए प्रधानमंत्री एक सर्कल ऑफ पावर बनाते हैं। ये एक तरह का सत्ता का केंद्र होता है, एक सख्त हायरार्की जो ये तय करती है कि सरकार में किसका कितना प्रभाव होगा और कौन देश के बड़े फैसलों का हिस्सा बनेगा। चलिए अब इस पावर पिरामिड की परतों को एक एक करके खोलते हैं और इसके 3 अलग-अलग स्तरों को और गहराई से समझते हैं। तो ये टेबल इस पूरे स्ट्रक्चर को एकदम साफ कर देती है। सबसे ऊपर रैंक नंबर 1 पर है कैबिनेट मिनिस्टर्स। ये सरकार का असली इनर सर्कल है। उनके नीचे दूसरे स्तर पर आते हैं मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट, जिन्हें हम मिडिल मैनेजमेंट भी कह सकते हैं। और सबसे आखिर में है डेप्यूटी मिनिस्टर्स, जो जूनियर एग्जीक्यूटिव्स की तरह काम करते हैं। जाहिर है हर रैंक की भूमिका और शक्ति में जमीन आसमान का फर्क है। तो इस पिरामिड में सबसे ऊपर शिखर पर बैठे हैं कैबिनेट मिनिस्टर्स। ये सरकार के सबसे सीनियर और शक्तिशाली नेता होते हैं, जिनके पास डिफेंस, होम, फाइनेंस और फॉरेन अफेयर्स जैसे सबसे महत्वपूर्ण मंत्रालय होते हैं। देश की दिशा तय करने वाली हर बड़ी नीति यही लोग बनाते हैं। यही कोर पॉलिसी मेकर्स हैं। इसके बाद दूसरे लेवल पर आते हैं मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट या MOS। अब इनकी भूमिका 2 तरह की हो सकती है। या तो वे किसी बड़े मंत्रालय में कैबिनेट मिनिस्टर की मदद करते हैं, या फिर उन्हें किसी छोटे मंत्रालय का स्वतंत्र प्रभार यानी इंडिपेंडेंट चार्ज दिया जाता है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि वो कैबिनेट की बैठकों में तब तक शामिल नहीं होते जब तक उन्हें खास तौर पर बुलाया न जाए। और फिर पिरामिड की नींव में सबसे निचले स्तर पर हैं डेप्यूटी मिनिस्टर्स या उपमंत्री। उनका काम पूरी तरह से एडमिनिस्ट्रेटिव यानी प्रशासनिक और संसदीय कामों में कैबिनेट मिनिस्टर्स और मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट की सहायता करना होता है। उनके पास अपना कोई मंत्रालय नहीं होता और वे नीति निर्माण से सीधे तौर पर नहीं जुड़े होते। अच्छा, अब एक बहुत ही जरूरी बात पर आते हैं। एक ऐसा कंफ्यूजन जो अक्सर लोगों को होता है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स और कैबिनेट, इन 2 शब्दों को लोग अक्सर एक ही मान लेते हैं, लेकिन कानूनी तौर पर लीगली इन दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। यहां फर्क बिल्कुल साफ है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एक संवैधानिक संस्था है जिसका जिक्र संविधान के आर्टिकल 74 में है, और इसमें कैबिनेट, MOS और डेप्यूटी यानी सभी मंत्री शामिल होते हैं। वहीं दूसरी तरफ कैबिनेट एक छोटा और बेहद शक्तिशाली समूह है जिसमें सिर्फ और सिर्फ टॉप टियर कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं। असल में यही असली डिसीजन मेकिंग बॉडी है जिसकी बैठकें लगातार होती रहती हैं। लेकिन कहानी में एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ है। हमने ये तो देख लिया कि कैबिनेट कितना पावरफुल है, पर क्या ये पता है कि ये शब्द हमारे मूल संविधान में था ही नहीं? इसकी कहानी में एक जबरदस्त कॉन्स्टिट्यूशनल ट्विस्ट छिपा है। तो सवाल सीधा है, क्या कैबिनेट शब्द हमेशा से भारतीय संविधान का हिस्सा था? इसका जवाब शायद आपको हैरान कर दे। जवाब है नहीं। 1950 में जब हमारा संविधान लागू हुआ तो उसमें कैबिनेट शब्द का कहीं भी जिक्र नहीं था। इसे पूरे 28 साल बाद 1978 में 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के जरिए संविधान में जोड़ा गया था। इस शब्द को संविधान के आर्टिकल 352 में डाला गया, जो नेशनल इमरजेंसी से जुड़ा है। यह अनुच्छेद साफ कहता है कि राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा तब तक नहीं कर सकते जब तक यूनियन कैबिनेट का फैसला लिखित रूप में उन्हें ना मिल जाए। तो सवाल उठता है कि आखिर ऐसा करने की जरूरत क्यों पड़ी? ये एक बहुत बड़ा सेफगार्ड था। इसका मकसद ये पक्का करना था कि भविष्य में कोई भी प्रधानमंत्री अकेले अपनी मर्जी से देश में नेशनल इमरजेंसी न लगा सके। अब इसके लिए उन्हें अपनी पूरी कैबिनेट की लिखित सहमति लेनी ही होगी। तो अब हम सरकार के इस पावर स्ट्रक्चर को तो समझ गए हैं, लेकिन इससे कई और सवाल खड़े होते हैं। जैसे, एक मंत्री का पद कितना सुरक्षित होता है? क्या प्रधानमंत्री उन्हें कभी भी बर्खास्त कर सकते हैं? अगर प्रधानमंत्री ही इस्तीफा दे दें तो बाकी मंत्रियों का क्या होगा? और क्या मंत्रियों की संख्या की भी कोई ऊपरी सीमा होती है? इन सभी दिलचस्प सवालों के जवाब हमें मिलेंगे हमारे अगले विश्लेषण में, जिसका शीर्षक है द लाइफ, डेथ एंड साइज ऑफ द काउंसिल। तो हमारे साथ बने रहिएगा। तो पिछले विश्लेषण में हमने सत्ता की सीढ़ियों को तो समझ लिया, लेकिन आज हम ये देखेंगे कि उस सीढ़ी पर टिके रहना कितना मुश्किल है। ये सत्ता असल में कितनी नाजुक होती है। सोचिए, आज कोई मंत्री बहुत पावरफुल है और कल गायब। कैसे? इसी को समझने के लिए चलिए कुछ जरूरी सवाल उठाते हैं। एक मंत्री कब तक अपनी कुर्सी पर रहता है? क्या उन्हें निकाला जा सकता है? और
उनकी पूरी टीम मतलब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कितनी बड़ी हो सकती है? इन सवालों के जवाब पता है कहाँ हैं? हमारे संविधान में। समझिए कि ये राजनीति के खेल के कुछ नियम हैं, रूल्स ऑफ सर्वाइवल, जिनका पालन हर मंत्री, यहां तक कि प्रधानमंत्री को भी करना ही पड़ता है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले नियम से। ये नियम एक मंत्री के पर्सनल सर्वाइवल का है और ये हमें मिलता है कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 75/2 में। ये लाइन सीधे संविधान से है, मिनिस्टर्स होल्ड ऑफिस टिल द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। अब ये सुनने में तो बड़ा सीधा लगता है, प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट, पर इसका असली मतलब क्या है? क्या प्रेसिडेंट जब चाहें किसी भी मंत्री को हटा सकते हैं अपनी मर्जी से? असलियत कुछ और ही है। देखिए, जो लिखा है और जो होता है उसमें फर्क है। ये जो प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट है ना, ये असल में प्रेसिडेंट की पर्सनल चॉइस नहीं है, ये है द प्राइम मिनिस्टर्स विल, मतलब असली पावर तो प्रधानमंत्री के हाथ में है। तो ये काम कैसे करता है? मान लीजिए पीएम किसी मंत्री से खुश नहीं है। पहला स्टेप, पीएम उस मंत्री को इस्तीफा देने के लिए कहेंगे। अब अगर मंत्री ने मना कर दिया तो पीएम सीधे प्रेसिडेंट को सलाह देंगे कि इस मंत्री को डिसमिस कर दीजिए, और प्रेसिडेंट को यह सलाह माननी ही पड़ती है। मतलब फाइनल कॉल हमेशा प्रधानमंत्री का ही होता है। ओके, तो ये तो हो गई एक मंत्री की बात। अब बात करते हैं पूरी टीम की, पूरे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की। क्या आपको पता है कि सरकार में कितने भी मंत्री नहीं हो सकते? जी हां, इसकी भी एक लिमिट है। कई सालों तक एक बड़ी प्रॉब्लम थी जिसे जंबो कैबिनेट प्रॉब्लम कहते थे। खासतौर पे कोलिशन गवर्नमेंट्स में, मतलब गठबंधन सरकारों में, सभी पार्टियों को खुश रखने के लिए पीएम बहुत बड़ी बड़ी कैबिनेट बना लेते थे। सोचिए, 1999 में वाजपेयी जी की सरकार में 70 से भी ज्यादा मंत्री थे। इससे होता क्या था? एक तो एडमिनिस्ट्रेटिव क्योस, मतलब काम में गड़बड़ी, और दूसरा जनता के पैसे की बर्बादी। तो इस जंबो कैबिनेट की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए पार्लियामेंट ने 2003 में एक बहुत ही जरूरी अमेंडमेंट पास किया, 91st अमेंडमेंट, और इसने एक कैप, एक सीमा लगा दी। और ये कैप क्या है? एक सिंपल सा मैथ है। देखिए, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की टोटल स्ट्रेंथ पीएम को मिलाकर लोकसभा की टोटल सीट्स के 15% से ज्यादा नहीं हो सकती। अब लोकसभा में 543 सीट्स हैं, तो 15% हुआ करीब करीब 81, मतलब मैक्सिमम 81 मंत्री हो सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं। इसी 91st अमेंडमेंट ने एक और बहुत ही स्मार्ट रूल जोड़ा। ये रूल था पॉलिटिकल डिफेक्शन को रोकने के लिए, जिसे हम दल बदल कहते हैं। अब रूल ये है कि अगर कोई एमपी अपनी पार्टी बदलकर डिस्क्वालीफाई हो जाता है तो वो मंत्री भी नहीं बन सकता। सिंपल। इससे पॉलिटिकल लॉयल्टी को बढ़ावा मिलता है। ओके, अब आते हैं सबसे ड्रामेटिक रूल पर। ये वो नियम है जो दिखाता है कि प्राइम मिनिस्टर असल में कितने पावरफुल होते हैं। क्या आप सोच सकते हैं कि पीएम के बिना काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का कोई वजूद ही नहीं है? जीरो। इसको एक बस की एनालॉजी से समझते हैं। देखिए, अगर कोई एक मंत्री इस्तीफा दे या उसकी मौत हो जाए तो ये ऐसा है जैसे बस से कोई एक पैसेंजर उतर गया। बस तो चलती रहेगी, है ना? उसकी जगह कोई और बैठ जाएगा। लेकिन अगर बस का ड्राइवर यानी प्राइम मिनिस्टर इस्तीफा दे दे या उसकी मौत हो जाए तो पूरी की पूरी बस ही रुक जाती है। द इंटायर काउंसिल इज डिसॉल्व्ड, सबको इस्तीफा देना पड़ता है। और इसीलिए प्राइम मिनिस्टर को सरकार का लिंचपिन कहा जाता है। लिंचपिन क्या होता है? वो एक की पार्ट, वो धुरी जिसके बिना पूरा स्ट्रक्चर, पूरा ढांचा ही गिर जाए। सरकार का पूरा वजूद पीएम पर ही टिका है। और ये सिर्फ थियरी नहीं है, हमारे इतिहास में इसका एक बहुत बड़ा रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल है। जब प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी की हत्या हुई थी तो जिस पल उनकी मौत हुई उसी पल उनकी पूरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स लीगली खत्म हो गई, ऑटोमेटिकली। ये होता है लिंचपिन इफेक्ट इन एक्शन। तो हमने ये तो देख लिया कि मंत्री कैसे रहते हैं, कैसे जाते हैं, और सब कुछ पीएम पर कैसे डिपेंड करता है। लेकिन अब एक बहुत बड़ा सवाल उठता है अकाउंटेबिलिटी का। ये मंत्री, ये प्रधानमंत्री आखिर जवाबदेह किसके लिए हैं? इनको कंट्रोल कौन करता है? और इसी सवाल का जवाब एक मशहूर कहावत में छिपा है, दे स्विम टुगेदर और दे सिंक टुगेदर। मतलब या तो साथ में तैरते हैं या साथ में डूबते हैं। यही है हमारे अगले टॉपिक का कोर आइडिया, द प्रिंसिपल ऑफ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी सामूहिक उत्तरदायित्व। तो अपने अगले विश्लेषण में हम इसी कॉन्सेप्ट की गहराइयों में जाएंगे। ये पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी की बिल्कुल बुनियाद है, और हम ये देखेंगे कि ये सिर्फ किताबों की बात नहीं है, ये असल में काम कैसे करता है। और हम बात करेंगे एक बहुत पावरफुल टूल की जिसके जरिए ये प्रिंसिपल लागू होता है। एक ऐसा टूल जो रातों रात पूरी सरकार को गिरा सकता है।
इसे कहते हैं नो कॉन्फिडेंस मोशन या अविश्वास प्रस्ताव। ये क्या होता है, कैसे काम करता है, जानेंगे अगली बार। नमस्कार, और इस चर्चा में एक बार फिर से स्वागत है। पिछली बार हमने सरकार के इंजन के एक बहुत ही जरूरी हिस्से को समझा था। आज हम और भी गहराई में जाने वाले हैं। हम उस डिजाइन को समझने की कोशिश करेंगे जो इस इंजन को या तो एक साथ चलाता है या फिर एक साथ ही डुबो देता है। तो हमने एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर बात खत्म की थी कि अगर प्रधानमंत्री इस्तीफा देते हैं तो फिर पूरी की पूरी कैबिनेट को क्यों जाना पड़ता है। मतलब एक व्यक्ति के जाने से पूरी टीम क्यों बिखर जाती है। ये सुनने में एक पहेली जैसा लगता है ना, लेकिन इसका जवाब हमारे संसदीय लोकतंत्र के सबसे गहरे और सबसे जरूरी नियमों में से एक में छिपा है। चलिए आज इसी पहेली को सुलझाते हैं। तो इसका सीधा सा जवाब इस स्लाइड पर है। एक अकेला संवैधानिक सिद्धांत, जी हाँ, एक ऐसा नियम जिसे खास तौर पर एकता को बनाए रखने के लिए ही बनाया गया है। ये सिस्टम की कोई कमी नहीं है, बल्कि ये इसकी सबसे बड़ी ताकत है। एक बहुत ही सोचा समझा डिजाइन, और इस शक्तिशाली डिजाइन का नाम है कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी सामूहिक जिम्मेदारी। ठीक है, तो चलिए इस पर और गहराई से नजर डालते हैं। इस पूरे सिस्टम का जो दिल है वो है संविधान का आर्टिकल 75(3). आप इसे हमारी संसदीय प्रणाली की धड़कन भी कह सकते हैं। यह सिर्फ एक छोटी सी लाइन है, लेकिन इसकी ताकत बहुत बहुत बड़ी है। अब देखिए इस स्लाइड पर जो लिखा है वो हमारे लोकतंत्र का मूल मंत्र है। ये अनुच्छेद कहता है, द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स शैल बी कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द हाउस ऑफ द पीपल, यानी लोकसभा। चलिए इसे एक एक करके तोड़ते हैं। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ये सिर्फ कुछ मंत्री नहीं, बल्कि प्रधानमंत्री और उनकी पूरी की पूरी टीम है। कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल, इसका मतलब है कि उनकी जिम्मेदारी साझा है, वो एक टीम के तौर पर जवाबदेह हैं। और सबसे जरूरी बात, किसके प्रति? द हाउस ऑफ द पीपल, यानी लोकसभा के प्रति। और याद रखिए, सिर्फ लोकसभा, क्योंकि यही वो सदन है जिसे देश की जनता सीधे चुनकर भेजती है। तो इस कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी का असल मतलब है क्या? इसका सीधा सा मतलब ये है कि सरकार एक अकेली एकजुट इकाई की तरह काम करती है। इसे समझने का सबसे अच्छा तरीका ये मुहावरा है, स्विम टुगेदर सिंक टुगेदर, यानी एक साथ तैरेंगे एक साथ डूबेंगे। सरकार को अगर तारीफ मिलती है तो पूरी टीम को मिलती है, और अगर आलोचना होती है तो भी उसका सामना पूरी टीम को एक साथ करना पड़ता है। कोई भी मंत्री ये नहीं कह सकता कि भाई ये मेरी नहीं बल्कि दूसरे मंत्री की गलती थी, ना, बिल्कुल नहीं। ये स्लाइड इस सिद्धांत के 3 सबसे जरूरी पहलुओं को सामने रखती है। पहला है द टारगेट, यानी निशाना। जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ लोकसभा के प्रति है, क्योंकि वही जनता का सदन है, जनता की आवाज है। दूसरा है द प्रिंसिपल, यानी सिद्धांत। सरकार एक टीम है। अगर कैबिनेट ने कोई फैसला ले लिया तो हर मंत्री को पब्लिक में उसका साथ देना ही होगा, चाहे वो निजी तौर पर उस फैसले से सहमत हो या ना हो। और इन दोनों से निकलता है तीसरा और सबसे शक्तिशाली पहलू, द कॉन्सिक्वेंस, यानी नतीजा। अगर सरकार लोकसभा का विश्वास खो देती है और एक नो कॉन्फिडेंस मोशन यानी अविश्वास प्रस्ताव पास हो जाता है, तो सिर्फ प्रधानमंत्री या कोई एक मंत्री नहीं, बल्कि पूरी की पूरी सरकार गिर जाती है। हमारे संविधान निर्माता डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने इस व्यवस्था की आत्मा को बहुत पहले ही पहचान लिया था। उन्होंने कहा था, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी कैन बी अचीव्ड ओनली थ्रू द इंस्ट्रूमेंटैलिटी ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। यहाँ पर इंस्ट्रूमेंटैलिटी का मतलब है मुख्य साधन या जरिया, यानी प्रधानमंत्री ही वो व्यक्ति हैं जिनके जरिए ये सामूहिक जिम्मेदारी असल में काम करती है। वो टीम के कप्तान हैं, वो धुरी हैं जिसके चारों ओर पूरी सरकार घूमती है। चलिए अब सिद्धांत से हटकर जरा असल दुनिया की राजनीति में चलते हैं और देखते हैं कि जब ये जिम्मेदारी टूटती है तो होता क्या है। क्योंकि ये सिर्फ किताबों की बात नहीं है, इसके नतीजे बहुत बड़े और असल होते हैं। इसे ऐसे समझिए, ये सिर्फ एक सिद्धांत नहीं है, ये एक हथियार है। जी हाँ, ये लोकसभा के हाथ में सरकार को जवाबदेह ठहराने का एक बहुत ही शक्तिशाली हथियार है। और जब सरकार लोकसभा का विश्वास खो देती है तो इसी हथियार का इस्तेमाल होता है। अब जरा इस टेबल पर नजर डालिए। ये भारतीय राजनीति के एक बहुत ही अस्थिर दौर की तस्वीर है, 1990 का दशक। एक पैटर्न देखिए, वीपी सिंह 11 महीने, कारण बीजेपी ने समर्थन वापस ले लिया, सरकार गिर गई। चंद्रशेखर सिर्फ 7 महीने,
कारण कांग्रेस ने समर्थन खींच लिया, सरकार गिर गई। अटल बिहारी वाजपेयी 1996 में सिर्फ 13 दिन। इन सभी में एक ही कनी है, जैसे ही किसी गठबंधन के साथी ने हाथ खींचा, लोकसभा में बहुमत का जादुई आंकड़ा गायब हो गया और वो एक साथ डूबने वाला संवैधानिक नियम तुरंत लागू हो गया। अच्छा, अब यहाँ एक बहुत ही जरूरी बारीकी को समझना होगा। जहाँ पूरी टीम एक साथ डूबती है, वहीं किसी एक खिलाड़ी को मैदान से बाहर भी किया जा सकता है, और यही कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी और इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी के बीच का फर्क है। ये स्लाइड इस फर्क को बिल्कुल साफ कर देती है। बाईं तरफ है कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो आर्टिकल 75(3) के तहत पूरी टीम की लोकसभा के प्रति है। लेकिन दाईं तरफ देखिए, ये है इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी व्यक्तिगत जिम्मेदारी, जो आर्टिकल 75(2) से आती है। इसके तहत हर मंत्री राष्ट्रपति के प्लेजर पर पद धारण करता है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि राष्ट्रपति जब चाहें किसी को हटा दें। इसका असली मतलब है प्रधानमंत्री की सलाह पर। अगर कोई मंत्री ठीक से काम नहीं कर रहा या कैबिनेट के फैसले के खिलाफ जा रहा है, तो प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को सलाह देकर सिर्फ उस एक मंत्री को हटा सकते हैं। इसके लिए पूरी टीम को इस्तीफा देने की कोई जरूरत नहीं है। तो अब तक हमने ये समझ लिया है कि जवाबदेही का ये सिस्टम काम कैसे करता है, सरकार को जिम्मेदार कैसे ठहराया जाता है। लेकिन अब अगला सवाल ये उठता है कि असल में काम होता कैसे है। तो जो सबसे जरूरी बात है जो हमें याद रखनी है, वो इस अकाउंटेबिलिटी चेन में है। पहला कदम, देश के लोग लोकसभा को चुनते हैं। दूसरा कदम, लोकसभा सरकार को जवाबदेह बनाती है। और तीसरा कदम, सरकार को अगर सत्ता में बने रहना है तो उसे हर हाल में लोकसभा का विश्वास बनाए रखना ही पड़ता है। ये 3 कदम हमारे लोकतंत्र की नींव हैं। तो आज हमने समझा कि सरकार सामूहिक रूप से क्यों और किसके प्रति जवाबदेह है। हमने क्यों का जवाब तो जान लिया, लेकिन कैसे का क्या? मतलब सरकार का रोजमर्रा का काम आखिर चलता कैसे है? एक सरकारी फाइल एक मंत्री की मेज से लेकर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर तक का सफर कैसे तय करती है? इन सवालों के जवाब छिपे हैं संविधान के आर्टिकल 77 और 78 में, जिन्हें हम अपने अगले विश्लेषण में बहुत ही विस्तार से समझेंगे। तो उसे देखना मत भूलिएगा। पिछले विश्लेषण में हमने बात की थी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी की। याद है कि कैसे पूरी मंत्रिपरिषद, मतलब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, एक सिंगल यूनिट की तरह लोकसभा के प्रति जवाबदेह होती है। ये था सरकार के राजनीतिक अस्तित्व का आधार। तो ठीक है, ये तो समझ आ गया कि सरकार सत्ता में बनी कैसे रहती है। पर अब सवाल ये है कि वो अपना रोजमर्रा का काम, अपना डेली फंक्शन करती कैसे है? उसकी पूरी एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी, उसका पूरा तंत्र आखिर चलता कैसे है? चलिए इसी से जुड़ा एक बहुत ही दिलचस्प सवाल उठाते हैं। हम सब जानते हैं कि प्राइम मिनिस्टर सरकार के रियल हेड हैं, मतलब असली कार्यकारी प्रमुख। तो फिर कभी सोचा है कि हर सरकारी कानून, हर आदेश पर प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति का ही नाम क्यों होता है? इस सवाल का जवाब हमें सीधे सरकार के कामकाज के केंद्र में ले जाता है, और ये जवाब छिपा है हमारे संविधान के 2 बहुत ही खास आर्टिकल्स में, आर्टिकल 77 और आर्टिकल 78। आप इन्हें पीएम और प्रेसिडेंट के बीच का एक एग्जीक्यूटिव ब्रिज समझ सकते हैं, एक ऐसा पुल जो तय करता है कि देश का शासन चलेगा कैसे। तो हमारा पहला सेक्शन इसी सवाल का जवाब देगा कि सरकार का आधिकारिक चेहरा आखिर कौन है। कैसे हजारों करोड़ के बजट और लाखों कर्मचारियों वाली एक विशाल सरकार के सारे काम कानूनी तौर पर सिर्फ एक ही नाम के तहत किए जाते हैं। इसकी पूरी कहानी आर्टिकल 77 में लिखी है, जिसका शीर्षक है कंडक्ट ऑफ बिजनेस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इसे आप आसान भाषा में सरकार के काम करने की ऑफिशियल रूल बुक कह सकते हैं। हर सरकारी कार्यवाही की बुनियाद यही आर्टिकल हैं। इस रूल बुक का सबसे पहला और सबसे जरूरी नियम है इसका क्लॉज 1। इसे द नेम प्लेट नियम भी कह सकते हैं। ये साफ साफ कहता है, भारत सरकार की हर एग्जीक्यूटिव एक्शन, मतलब हर एक कार्यकारी कार्रवाई प्रेसिडेंट के नाम पर ही की जाएगी। फैसला भले ही कैबिनेट ले, योजना पीएम की हो, लेकिन कागज पर हमेशा लिखा होगा बाय ऑर्डर ऑफ द प्रेसिडेंट। अब आप सोचेंगे, क्या कोई अदालत जाकर यह कह सकता है कि अरे ये फैसला तो प्रेसिडेंट ने लिया ही नहीं? नहीं, यहीं पर क्लॉज 2 काम आता है। ये ऑथेंटिकेशन यानी प्रमाणीकरण के नियम बताता है। इसका मतलब है कि एक बार जब किसी आदेश पर तय प्रक्रिया के तहत राष्ट्रपति के नाम की मोहर लग गई, तो फिर उसकी वैधता को इस आधार पर चैलेंज नहीं किया जा सकता। ये सरकार के फैसलों को एक मजबूत कानूनी कवच देता है।
और ये देखिए कितनी खूबसूरती से सरकार के विशाल कामकाज को व्यवस्थित करता है। क्लॉज 3 राष्ट्रपति को सरकार के काम को आसान बनाने के लिए नियम बनाने का अधिकार देता है। और जानते हैं, इसी अधिकार के तहत वो एलोकेशन ऑफ बिजनेस रूल्स बनते हैं, जो तय करते हैं कि कौन सा मंत्रालय क्या काम करेगा। मिनिस्टर्स को उनके पोर्टफोलियोज जैसे फाइनेंस, डिफेंस या फॉरेन मिनिस्ट्री इसी के तहत सौंपे जाते हैं। तो ठीक है, सरकार के सारे काम प्रेसिडेंट के नाम पर होते हैं, लेकिन प्रेसिडेंट को ये पता कैसे चलेगा कि सरकार क्या क्या फैसले ले रही है? यहीं पर हमारे एग्जीक्यूटिव ब्रिज का दूसरा सिरा यानी आर्टिकल 78 तस्वीर में आता है। ये आर्टिकल प्राइम मिनिस्टर को प्रेसिडेंट के लिए एक कॉन्स्टिट्यूशनल मैसेंजर यानी एक संवैधानिक संदेशवाहक बना देता है। आर्टिकल 78 प्राइम मिनिस्टर पर 3 बहुत ही खास ड्यूटीज यानी कर्तव्य डालता है। ध्यान रहे, ये कर्तव्य कोई विकल्प नहीं है, बल्कि पीएम के लिए ये अनिवार्य हैं। इनका मकसद ये है कि प्रेसिडेंट और पीएम के बीच सूचना का एक मजबूत प्रवाह बना रहे, ताकि राष्ट्रपति सिर्फ नाम के मुखिया ना हो, बल्कि एक सूचित मुखिया हो। पहली ड्यूटी है द रिपोर्ट। इसके मुताबिक पीएम का ये परम कर्तव्य है कि वो मंत्रिपरिषद के प्रशासन से जुड़े सभी फैसलों और कानून बनाने के सभी प्रस्तावों की जानकारी राष्ट्रपति को दें। पीएम अपनी मर्जी से कोई भी जानकारी रोक नहीं सकते। ये पूरी प्रक्रिया में पारदर्शिता लाता है। दूसरी ड्यूटी है द रिस्पॉन्स। इसका मतलब है कि अगर राष्ट्रपति खुद प्रशासन या कानून से जुड़ी कोई और जानकारी मांगते हैं तो पीएम को वो जानकारी उन्हें देनी ही होगी। ये राष्ट्रपति को सरकार के कामकाज की गहराई में जाने और सवाल पूछने का अधिकार देता है। और तीसरी ड्यूटी है द चेक। अब ये वाकई बहुत दिलचस्प है। ये एक तरह का संवैधानिक सेफ्टी वाल्व है। मान लीजिए किसी एक मंत्री ने अपने विभाग से जुड़ा कोई बहुत बड़ा फैसला ले लिया, लेकिन उस पर पूरी मंत्रिपरिषद में चर्चा ही नहीं हुई, तो राष्ट्रपति पीएम से कह सकते हैं कि इस मामले को पूरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के सामने विचार के लिए रखा जाए। इस तीसरी ड्यूटी का मकसद बहुत गहरा है। ये कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी सामूहिक जिम्मेदारी के उसी सिद्धांत को मजबूत करती है जिसकी बात हमने पिछली बार की थी। ये पक्का करती है कि सरकार एक टीम की तरह काम करे और कोई भी लोन वुल्फ मंत्री अकेले ही पूरी सरकार की दिशा तय न कर दे। तो जब हम इन दोनों आर्टिकल्स 77 और 78 को एक साथ रखकर देखते हैं तो प्राइम मिनिस्टर की असली भूमिका एकदम साफ हो जाती है। वो सिर्फ मंत्रियों के बीच पहले नहीं हैं, बल्कि वो पूरी सरकारी मशीनरी की धुरी हैं, वो केंद्र बिंदु हैं। भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस भूमिका को एक बहुत ही सटीक शब्द दिया था। उन्होंने प्राइम मिनिस्टर को द लिंचपिन ऑफ गवर्नमेंट कहा था। लिंचपिन वो कील या धुरी होती है जो एक पहिए के सभी हिस्सों को आपस में जोड़कर रखती है। बिल्कुल वैसे ही पीएम भी प्रेसिडेंट, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स और पार्लियामेंट के बीच की वो सबसे जरूरी कड़ी हैं जो पूरे तंत्र को एक साथ चलाती है। तो सबसे जरूरी बात यह है कि इन संवैधानिक कर्तव्यों से पीएम को असल में जमीन पर कौन सी शक्तियां मिलती हैं। आइए प्रधानमंत्री की कुछ मुख्य ऑपरेशनल पावर्स यानी उनकी संचालन शक्तियों पर एक नजर डालते हैं। देखिए, पीएम ही राष्ट्रपति को सलाह देते हैं कि पार्लियामेंट का सत्र कब बुलाना है और कब खत्म करना है। वो किसी भी समय लोकसभा को भंग करने की सिफारिश कर सकते हैं। वो सभी मंत्रियों की नियुक्ति से लेकर उनको हटाने तक की सिफारिश करते हैं। सारी कैबिनेट बैठकों की अध्यक्षता करते हैं, उनके काम को दिशा देते हैं और सदन में सरकार की नीतियों की घोषणा भी वही करते हैं। तो हमने एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर के इस रिश्ते को समझा और देखा कि पीएम इस पूरे तंत्र की धुरी कैसे हैं। लेकिन सरकार के कामकाज में एक और बहुत महत्वपूर्ण स्तंभ है, एक ऐसा किरदार जिसके बिना सरकार कानूनी तौर पर एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकती। जरा सोचिए, जब सरकार पर कोई केस होता है तो अदालत में उसका पक्ष कौन रखता है? या जब सरकार कोई नया कानून बनाती है तो उसे ये कानूनी सलाह कौन देता है कि ये संविधान के दायरे में है या नहीं? जैसे हर बड़ी कंपनी को एक टॉप लॉयर चाहिए होता है, वैसे ही देश की सरकार को भी अपना सबसे बड़ा वकील चाहिए। तो कौन है ये शख्स जिसे हाईएस्ट लॉ ऑफिसर ऑफ द कंट्री का दर्जा दिया गया है? इनकी शक्तियां क्या हैं और प्रधानमंत्री से इनका क्या संबंध है? इन सभी सवालों के जवाब हमें मिलेंगे अपने अगले विश्लेषण में, जब हम बात करेंगे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की। वेलकम बैक। पिछले विश्लेषण में हमने प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट के बारे में समझा था, लेकिन वहां से एक बहुत ही जरूरी सवाल पैदा होता है। देखिए, सरकारें कानून बनाती हैं, पर जब उन्हीं कानूनों को अदालत में चैलेंज किया जाता है तो उन्हें डिफेंड कौन करता है? आखिरकार सरकार की तरफ से केस कौन लड़ेगा? चलिए, आज इसी काम के लिए बनाए गए एक बहुत ही खास कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट की गहराई में चलते हैं,
द गवर्नमेंट्स ओन लॉयर। तो अटॉर्नी जनरल की इस कॉम्प्लेक्स भूमिका को समझने के लिए हम इसे 5 बिल्कुल साफ हिस्सों में तोड़कर देखेंगे, ताकि हर एक पहलू अच्छे से क्लियर हो जाए। अच्छा, तो सबसे पहले सबसे बुनियादी सवाल, आखिर इस पोस्ट की जरूरत ही क्यों पड़ी? जरा सोचिए, जब खुद सरकार पर ही कोई मुकदमा कर दे, चाहे वो किसी कानून को लेकर हो या किसी कॉन्ट्रैक्ट को, तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए एक टॉप लेवल कानूनी एक्सपर्ट तो चाहिए ही ना। और ये सिर्फ कोई भी वकील हायर करने जैसी बात नहीं है। यहाँ बात हो रही है एक ऑफिशियल कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट की, जिसे हमारे संविधान के आर्टिकल 76 के तहत डिफाइन किया गया है। सरकार की जो एग्जीक्यूटिव ब्रांच है, यानी वो हिस्सा जो कानून लागू करता है, उसे कानून की सही व्याख्या के लिए एक संवैधानिक रूप से मान्यता प्राप्त अथॉरिटी की जरूरत होती है। ठीक है, अब जब जरूरत समझ आ गई है, तो आइए देखते हैं कि आखिर ये शख्स होता कौन है और अटॉर्नी जनरल बनने के लिए क्या-क्या क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए। तो सबसे पहली और सबसे जरूरी बात है ये टाइटल ही, हाईएस्ट लॉ ऑफिसर ऑफ द कंट्री, यानी देश का सर्वोच्च विधि अधिकारी। सिर्फ इस टाइटल से ही उनकी हमारे लीगल सिस्टम में जो अहम जगह है उसका अंदाजा लग जाता है। इनकी नियुक्ति भारत के प्रेसिडेंट करते हैं, लेकिन क्वालिफिकेशन का जो स्टैंडर्ड है वो बहुत ऊंचा है। अटॉर्नी जनरल के स्टैचू को सीधे सुप्रीम कोर्ट से जोड़ दिया गया है। उनका सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए क्वालिफाइड होना जरूरी है। तो सवाल उठता है कि सुप्रीम कोर्ट जज बनने के लिए क्वालिफाइड होने का मतलब क्या है? इसके लिए 3 रास्ते हैं। पहला, वो किसी हाई कोर्ट में कम से कम 5 साल तक जज रहे हों, या फिर दूसरा रास्ता, किसी हाई कोर्ट में 10 साल तक एडवोकेट रहे हों, और तीसरा, अगर ये दोनों ना हो तो प्रेसिडेंट की नज़र में वो एक डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट हों, यानी एक ऐसे असाधारण कानूनी विद्वान जिनकी एक्सपर्टीज पर कोई सवाल ना हो। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और उनके कामकाज, उनकी ड्यूटीज को समझते हैं। और हाँ, एक ऐसी अनोखी सुपर पावर की भी बात करेंगे जो अटॉर्नी जनरल को हिंदुस्तान के हर दूसरे वकील से अलग बना देती है। संविधान के मुताबिक उनका सबसे पहला और सबसे जरूरी काम है भारत सरकार को कानूनी मामलों पर सलाह देना। वो एक तरह से सरकार के चीफ लीगल एडवाइजर के तौर पर काम करते हैं। अब आती है सबसे दिलचस्प बात, ये देखिए, आर्टिकल 76(3) से उन्हें मिलती है ये सुपर पावर, यानी राइट ऑफ ऑडियंस इन ऑल कोर्ट्स इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। इसके मायने बहुत बहुत गहरे हैं। इसका मतलब ये है कि देश की किसी भी अदालत में, चाहे वो एक छोटी सी लोकल कोर्ट हो या फिर सुप्रीम कोर्ट, अगर अटॉर्नी जनरल पेश होते हैं तो जज को उन्हें सुनना ही पड़ेगा। ये उनकी भूमिका के नेशनल स्कोप को दिखाता है। एक तरह से ये पूरे देश में भारत सरकार की सॉवरेनिटी यानी संप्रभुता का प्रतीक है। अच्छा, एक अटॉर्नी जनरल कितने टाइम तक अपने पद पर रहते हैं? उनका ऑफिशियल स्टेटस क्या होता है? यहाँ जवाब बाकी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट्स के मुकाबले काफी अलग और यूनिक है। देखिए, यहाँ एक बहुत बड़ा फर्क सामने आता है। जो दूसरे बड़े कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट्स हैं, जैसे कैग या इलेक्शन कमिश्नर, उनका कार्यकाल फिक्स्ड होता है। क्यों? ताकि वो आज़ाद होकर, निष्पक्ष होकर काम कर सके। लेकिन अटॉर्नी जनरल का टेन्योर फिक्स्ड नहीं है। वो प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट तक अपने पद पर रहते हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि वो राजनीतिक तौर पर उस वक्त की सरकार से जुड़े होते हैं। असल में प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट का मतलब होता है कि उनका कार्यकाल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स से जुड़ा है। इसीलिए आमतौर पर जब भी कोई नई सरकार आती है, वो इस्तीफा दे देते हैं। ये एक कन्वेंशन बन गया है। और एक और बात, उनका वेतन पार्लियामेंट नहीं बल्कि प्रेसिडेंट ही तय करते हैं। यहाँ एक और कमाल की डिटेल है। अटॉर्नी जनरल एक फुल टाइम सरकारी कर्मचारी नहीं होते हैं, और इसलिए उन्हें अपनी प्राइवेट लीगल प्रैक्टिस करने से रोका भी नहीं जाता। लेकिन हाँ, इसमें एक बहुत बड़ी शर्त है, और वो शर्त ये है जो बिल्कुल साफ है कि कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट ना हो। वो अपने प्राइवेट काम में कभी भी भारत सरकार के खिलाफ ना तो कोई सलाह दे सकते हैं और ना ही उनके खिलाफ कोई मुकदमा लड़ सकते हैं। अब देखिए, अटॉर्नी जनरल इतना सारा काम अकेले नहीं करते। चलिए उनकी टीम पर एक नज़र डालते हैं और कुछ ऐसे ज़रूरी नामों को जानते हैं जिन्हें याद रखना ज़रूरी है। ये टेबल एक बहुत ही बुनियादी फर्क को समझाता है। अटॉर्नी जनरल का पद एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है जिसका जिक्र सीधे आर्टिकल 76 में है, जबकि सॉलिसिटर जनरल का पद उनकी मदद के लिए बनाया गया एक स्टैट्यूटरी पद है। मतलब इसे संविधान ने नहीं बल्कि पार्लियामेंट ने एक कानून के जरिए बनाया है।
और यहाँ कुछ ज़रूरी फैक्ट्स हैं जो जनरल नॉलेज के लिए बहुत काम के हैं। जैसे भारत के पहले अटॉर्नी जनरल थे MC सेटलवाद, जो सबसे लंबे समय तक इस पद पर रहे, पूरे 13 साल, और करंट ऑफिस होल्डर्स के नाम भी यहाँ हैं। तो ठीक है, हमने सेंटर यानी केंद्र सरकार के सबसे बड़े वकील को तो समझ लिया, लेकिन भारत एक फेडरल देश है जहाँ राज्य भी हैं। ये हमें आज के अपने आखिरी लेकिन बहुत ज़रूरी सवाल की तरफ ले जाता है। सेंटर का वकील तो है, लेकिन स्टेट्स का क्या? तो अपने अगले विश्लेषण में हम इसी सवाल का जवाब ढूंढेंगे। हम स्टेट लेवल पर उनके काउंटर पार्ट यानी एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट के बारे में जानेंगे। उनकी भूमिका आर्टिकल 165 के तहत कैसी है? क्या उनकी शक्तियां भी अटॉर्नी जनरल जैसी ही हैं? इसका पता हम बहुत जल्द लगाएंगे। नमस्कार। पिछले विश्लेषण में हमने बात की थी केंद्र सरकार के सबसे बड़े कानूनी अधिकारी अटॉर्नी जनरल की, लेकिन जैसा कि हम जानते हैं भारत एक फेडरल ढांचा है, यहाँ राज्यों की अपनी सरकारें हैं। तो एक सवाल मन में आता है ना, कि राज्यों के कानूनी मामलों की देखभाल कौन करता है? चलिए आज इसी जरूरी पद एडवोकेट जनरल को समझते हैं। तो सवाल बिल्कुल सीधा है, अगर यूनियन गवर्नमेंट के पास अपने कानूनी सलाहकार के तौर पर अटॉर्नी जनरल हैं, तो फिर स्टेट्स का लीगल गार्डियन कौन है? यही सवाल हमें भारत के फेडरल स्ट्रक्चर की खूबसूरती दिखाता है, जहां संविधान ने केंद्र और राज्यों के लिए एक बहुत ही साफ व्यवस्था बना रखी है। हमारे संविधान ने केंद्र की ही तरह राज्यों के लिए भी एक पैरेलल यानी समानांतर कानूनी व्यवस्था बनाई है, और इसी व्यवस्था के तहत आता है राज्य के सबसे बड़े कानूनी अधिकारी का पद, और इसी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट को हम एडवोकेट जनरल के नाम से जानते हैं। आपको याद होगा कि आर्टिकल 76 केंद्र के अटॉर्नी जनरल के पद की बात करता है। ठीक उसी तरह आर्टिकल 165 राज्यों के लिए एडवोकेट जनरल के ऑफिस की स्थापना करता है। तो ये दोनों आर्टिकल्स एक दूसरे की परछाई जैसे हैं, 76 केंद्र के लिए और 165 राज्यों के लिए। बहुत आसान है याद रखना। तो ये एडवोकेट जनरल आखिर हैं कौन? अगर बिल्कुल सीधे शब्दों में कहें तो एडवोकेट जनरल राज्य के सर्वोच्च कानून अधिकारी होते हैं, द हाईएस्ट लॉ ऑफिसर ऑफ द स्टेट। जैसे अटॉर्नी जनरल केंद्र सरकार को रिप्रेजेंट करते हैं, वैसे ही एडवोकेट जनरल राज्य सरकार के मुख्य कानूनी सलाहकार और वकील होते हैं। अच्छा, अब बात करते हैं कि इस पद पर नियुक्ति कैसे होती है और इसके लिए क्या योग्यता चाहिए। देखिए, एडवोकेट जनरल को अपॉइंट करते हैं उस राज्य के गवर्नर यानी राज्यपाल। और क्वालिफिकेशन ये है कि उस व्यक्ति में हाईकोर्ट का जज बनने की सारी योग्यताएं होनी चाहिए। ये काफी ऊंचा स्टैंडर्ड है, जिसके लिए भारत का नागरिक होना और साथ ही कम से कम 10 साल का जुडिशियल या वकालत का अनुभव होना जरूरी है। तो ठीक है, नियुक्ति और योग्यता तो समझ आ गई, पर एक एडवोकेट जनरल का असल काम क्या होता है, उनकी भूमिका क्या है, और वो कितने समय तक इस पद पर बने रहते हैं? चलिए अब इन सवालों के जवाब भी जान लेते हैं। देखिए, इनकी जो प्राइमरी ड्यूटी है, जो सबसे महत्वपूर्ण काम है, वो है राज्य सरकार को कानूनी मामलों पर सलाह देना। मान लीजिए सरकार कोई नया कानून ला रही है या किसी कानूनी पचड़े में फंस गई है, तो एडवोकेट जनरल ही वो व्यक्ति हैं जो सरकार को सही कानूनी रास्ता दिखाते हैं। वो एक तरह से सरकार के चीफ लीगल स्ट्रैटेजिस्ट होते हैं। अब आते हैं इनके कार्यकाल यानी टेन्योर पर। संविधान में एक बड़ी ही दिलचस्प लाइन लिखी है, ही होल्ड्स ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द गवर्नर। इसका मतलब है कि वो राज्यपाल की मर्जी तक अपने पद पर बने रहते हैं। लेकिन क्या इसका मतलब यह है कि गवर्नर उन्हें कभी भी हटा सकते हैं? नहीं, इसका असली मतलब थोड़ा अलग है। इसकी जो पॉलिटिकल रियलिटी है वो समझिए। एडवोकेट जनरल की नियुक्ति मुख्यमंत्री और उनकी मंत्री परिषद की सलाह पर होती है। तो होता यह है कि जब तक वो सरकार पावर में है, एडवोकेट जनरल भी अपने पद पर बने रहते हैं। लेकिन जैसे ही सरकार बदलती है या इस्तीफा देती है, तो एक परंपरा के तौर पर एडवोकेट जनरल भी इस्तीफा दे देते हैं। ऐसा इसलिए ताकि जो नई सरकार आए वो अपनी पसंद का कानूनी सलाहकार चुन सके। अब चलिए सबसे मजेदार हिस्से पर आते हैं। अटॉर्नी जनरल और एडवोकेट जनरल की सीधी तुलना करते हैं और आप देखेंगे कि ये दोनों पद एक दूसरे की परफेक्ट मिरर इमेज कैसे हैं, यानी एक सटीक आईने की तरह। ये तुलना इस पूरे कॉन्सेप्ट को हमेशा के लिए आपके दिमाग में बैठा देगी। तो एक तरफ हैं हमारे सेंटर के कानूनी संरक्षक अटॉर्नी जनरल और दूसरी तरफ हैं स्टेट के कानूनी संरक्षक एडवोकेट जनरल। ये दोनों पद बिल्कुल एक जैसे हैं, बस इनके काम करने का दायरा अलग है। एक राष्ट्रीय स्तर पर काम करता है तो दूसरा राज्य के स्तर पर। और ये टेबल देखिए, सब कुछ एकदम पानी की तरह साफ हो जाएगा।
आर्टिकल सेंटर के लिए 76, स्टेट के लिए 165। नियुक्ति, अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति करते हैं प्रेसिडेंट और एडवोकेट जनरल की गवर्नर। क्वालिफिकेशन, एक को सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लायक होना चाहिए तो दूसरे को हाई कोर्ट का। टेन्योर, एक प्रेसिडेंट की मर्जी पर निर्भर करता है तो दूसरा गवर्नर की। और आखिर में रैंक, एक देश का सर्वोच्च कानून अधिकारी है तो दूसरा राज्य का। है ना बिल्कुल अ परफेक्ट मिरर इमेज। तो अब हमने सेंटर और स्टेट दोनों ही स्तरों पर कानूनी अधिकारियों को अच्छी तरह से समझ लिया है। हमारी इस यात्रा के अगले पड़ाव में हम इस कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी से आगे बढ़ेंगे और इसके पीछे की ऐतिहासिक विरासत को देखेंगे। इस विश्लेषण के साथ ही हमने सरकार की पूरी संरचना के 3 बड़े स्तंभों को समझ लिया है। एग्जीक्यूटिव्स जो कानून लागू करते हैं, लेजिस्लेचर्स जो कानून बनाते हैं, और अब कॉन्स्टिट्यूशन के लीगल गार्डियंस जो ये पक्का करते हैं कि सब कुछ कानून के दायरे में हो रहा है। लेकिन ये तो सिर्फ पद हैं, ये तो सिर्फ ढांचे हैं। इन पदों पर बैठने वाले वो लोग कौन थे जिन्होंने भारत के इतिहास को शकील दी? क्या आप जानते हैं कि भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले प्रधानमंत्री कौन थे? इन सभी दिलचस्प सवालों के जवाब आपको मिलेंगे हमारे अगले विश्लेषण में, तो जुड़ना मत भूलिएगा। पिछले विश्लेषण में हमने प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस की शक्तियों और सीमाओं को समझा था कि आखिर यह पद कितना शक्तिशाली है। तो चलिए अब उन लोगों की बात करते हैं जिन्होंने उस कुर्सी पर बैठकर भारत के इतिहास को एक नई दिशा दी। देखिए, कहा जाता है कि कॉन्स्टिट्यूशन तो बस एक ढांचा देता है, लेकिन असल में प्रधानमंत्री का व्यक्तित्व, उनके फैसले और उनका काम करने का तरीका ही उस युग को, उस एरा को डिफाइन करता है। तो आइए इसी सोच के साथ भारत के प्रधानमंत्रियों के सफर को और गहराई से समझते हैं। इस बार हम इन 6 खास पहलुओं पर गौर करेंगे, कार्यकाल के रिकॉर्ड से लेकर उनकी एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल भूमिकाओं तक, ताकि भारत के प्रधानमंत्रियों की पूरी कहानी हमारे सामने बिल्कुल साफ हो जाए। तो सबसे पहले बात करते हैं सत्ता के रिकॉर्ड्स की, क्योंकि देखिए, प्रधानमंत्री तो कई बने पर हर किसी का कार्यकाल एक जैसा नहीं था, और ये हमें पॉलिटिकल स्टेबिलिटी और इंस्टेबिलिटी की एक बहुत ही दिलचस्प कहानी बताता है। भारतीय राजनीति में एक तरफ तो ऐसे प्रधानमंत्री रहे जिन्होंने दशकों तक देश को आकार दिया, पॉलिसीज की नींव रखी और एक पूरी की पूरी जनरेशन को इन्फ्लुएंस किया। वहीं दूसरी तरफ कुछ का कार्यकाल इतना छोटा था कि वो कुछ हफ्तों या दिनों में ही खत्म हो गया। ये टेबल कार्यकाल के एक्सट्रीम्स को दिखाती है। एक तरफ हैं जवाहरलाल नेहरू, जिनका लगभग 17 साल का अटूट शासन था, और दूसरी तरफ हैं अटल बिहारी वाजपेयी, जिनकी सरकार कुछ ही दिनों में गिर गई। यहां तक कि पद छोड़ने के तरीके में भी रिकॉर्ड बने, जैसे कि मोरारजी देसाई, जो अविश्वास प्रस्ताव का सामना करने से पहले ही इस्तीफा देने वाले पहले प्रधानमंत्री बने। भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने लगभग 17 साल देश की सेवा की। अब ये सिर्फ एक नंबर नहीं है। इसी लंबे कार्यकाल के दौरान भारत की विदेश नीति, पंचवर्षीय योजनाओं पर आधारित इकोनॉमिक मॉडल और IITs व IIMs जैसे इंस्टीट्यूशंस की नींव रखी गई, जिसका असर आज भी महसूस होता है। और स्पेक्ट्रम के दूसरे छोर पर हैं अटल बिहारी वाजपेयी। सोचिए, उनकी पहली सरकार 1996 में सिर्फ 13 दिन चली। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि वे संसद में बहुमत यानी मेजॉरिटी साबित नहीं कर सके। ये घटना दिखाती है कि पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में पॉलिटिकल पावर कितनी नाजुक हो सकती है, जहां सब कुछ नंबर गेम पर टिका होता है। अब बात सिर्फ टेन्योर लंबा या छोटा होने की नहीं है। प्रधानमंत्री बनने का जो रास्ता है ना, वो भी हमेशा एक जैसा नहीं रहा है। सत्ता के शिखर तक पहुंचने के लिए हमेशा सीधे जनता द्वारा चुना जाना यानी लोकसभा का सदस्य होना ही एकमात्र रास्ता नहीं है। तो पहले ये समझना जरूरी है कि लोकसभा और राज्यसभा में फर्क क्या है। लोकसभा, जिसे हाउस ऑफ द पीपल भी कहते हैं, उसके सदस्य सीधे जनता के वोट से चुने जाते हैं। वहीं राज्यसभा यानी काउंसिल ऑफ स्टेट्स के सदस्य राज्यों की विधानसभाओं के चुने हुए प्रतिनिधियों द्वारा इनडायरेक्टली चुने जाते हैं। और हमारा संविधान प्रधानमंत्री को इन दोनों में से किसी भी सदन का सदस्य होने की इजाजत देता है। भारत के इतिहास में 3 प्रधानमंत्री राज्यसभा के रास्ते से सत्ता के शिखर तक पहुंचे हैं। इंदिरा गांधी अपने शुरुआती कार्यकाल में, HD देवेगौड़ा, और सबसे बड़ा उदाहरण है डॉक्टर मनमोहन सिंह, जो अपने पूरे 10 साल के कार्यकाल के दौरान राज्यसभा के ही सदस्य रहे। ये रास्ता अक्सर तब चुना जाता है जब पार्टी किसी विशेषज्ञ या एक कंसेंसस कैंडिडेट को लीडरशिप सौंपना चाहती है। प्रधानमंत्री का काम सिर्फ कैबिनेट की बैठकों की अध्यक्षता करना या मंत्रालयों को चलाना ही नहीं है। वे कई ऐसी महत्वपूर्ण संस्थाओं के भी अध्यक्ष होते हैं जिनका सीधा जिक्र कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है, लेकिन जो देश के शासन के लिए बेहद जरूरी हैं।
जैसे कि प्रधानमंत्री देश की सबसे बड़ी पॉलिसी मेकिंग बॉडी नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं, जो देश के डेवलपमेंट का पूरा रोड मैप तैयार करती है। वे नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी यानी एनडीएमए के भी प्रमुख हैं, जो किसी भी आपदा के समय जिम्मेदारी संभालती हैं, और राज्यों के बीच कोऑर्डिनेशन बनाने वाली इंटरस्टेट काउंसिल की भी अध्यक्षता करते हैं। ये भूमिकाएं पीएम के पद को और भी शक्तिशाली बना देती हैं। तो चलिए अब 1947 से लेकर आज तक सत्ता के सफर पर एक नजर डालते हैं। ये टाइमलाइन हमें भारतीय राजनीति के बदलते दौर की एक शानदार झलक देती है। इस समय रेखा में भारतीय राजनीति के अलग अलग युग साफ दिखते हैं। नेहरू की मजबूत नींव से लेकर 1977 में पहले गैर कांग्रेसी युग तक, फिर इंदिरा गांधी की वापसी और उसके बाद 1990 के दशक का वो अस्थिर कोलिशन एरा यानी गठबंधन सरकारों का दौर, और फिर आखिर में 1998 के बाद से एक बार फिर स्थिरता की वापसी। इस पूरी टाइमलाइन में एक दौर है जो सबसे अलग दिखता है, 1989 से 1998 का, जिसे कोएलिशन एरा कहा जाता है। और ये भारतीय राजनीति में एक बड़े उथल-पुथल का समय था, जो एक बहुत बड़ा सवाल भी खड़ा करता है। तो अहम सवाल यह है कि आखिर 1990 के दशक में ऐसा क्या हुआ कि इतनी सारी सरकारें इतनी जल्दी जल्दी गिर गईं? वीपी सिंह, चंद्रशेखर, देवेगौड़ा, आईके गुजराल, ये प्रधानमंत्री अपना कार्यकाल पूरा क्यों नहीं कर पाए? ऐसी क्या राजनीतिक मजबूरियां थीं कि सरकारें ताश के पत्तों की तरह ढह रही थीं? इन्हीं सब सवालों के जवाब हम ढूंढेंगे अपने अंतिम विश्लेषण में, जिसका शीर्षक है द एनाटॉमी ऑफ पॉलिटिकल कोलैप्स। उसमें हम 90 के दशक की प्रमुख सरकारों के गिरने के पीछे के ठोस कारणों का विश्लेषण करेंगे और समझेंगे कि उस दौर ने भारतीय राजनीति को हमेशा के लिए कैसे बदल दिया। नमस्कार, वापस स्वागत है। पिछले विश्लेषण में हमने 1990 के दशक की उस पॉलिटिकल रोलर कोस्टर राइड की बात की थी, जहां प्रधानमंत्री बहुत तेजी से बदल रहे थे। तो आज हम थोड़ा और गहरा गोता लगाएंगे। हम एक तरह से इस पूरे पॉलिटिकल कोलैप्स का, इस पतन का एक एनाटॉमी लेसन करने वाले हैं, पता लगाने के लिए कि आखिर ये सब हुआ क्यों। तो चलिए इस केस को खोलते हैं। इसे एक पोस्टमार्टम की तरह समझिए, एक जांच, ये पता लगाने के लिए कि 1990 के दशक में जो पॉलिटिकल कयास था उसकी असली वजह क्या थी। और सबसे बड़ा सवाल हमारे सामने यही है, आखिर 10 साल के अंदर 6 सरकारें गिरी तो गिरी क्यों? अच्छा, इसे समझने के लिए चलिए एक बहुत ही सिंपल सी एनालॉजी लेते हैं। सोचिए कि एक सरकार एक स्टूल की तरह है। ये समर्थन के पैरों पर खड़ी होती है। अब जाहिर है, अगर आप एक भी पैर को लात मार के हटा दें तो पूरा का पूरा स्टूल धड़ाम से नीचे आ गिरेगा। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में सरकार का टिकना या गिरना सब कुछ इस बात पर निर्भर करता है कि उसे लेजिस्लेचर में कितना सपोर्ट हासिल है। तो ठीक है, किसी भी इन्वेस्टिगेशन का पहला स्टेप क्या होता है? एविडेंस देखना। तो चलिए हम भी अपनी जांच की शुरुआत करते हैं सबूतों को खंगालने से। और हमारी कैजुअलिटी लिस्ट में सबसे पहले हैं वो सरकारें जो इस अस्थिरता के दौर का शिकार हुईं। तो देखिए, सबसे पहले वीपी सिंह। सरकार चली सिर्फ 11 महीने और किलर ब्लो क्या था? बीजेपी यानी भारतीय जनता पार्टी ने अपना सपोर्ट वापस ले लिया। कमाल की बात तो ये थी कि इनकी सरकार को लेफ्ट और बीजेपी दोनों का सपोर्ट था, जो कि आइडियोलॉजिकली बिल्कुल ऑपोजिट हैं। उनके बाद आए चंद्रशेखर, सिर्फ 7 महीने। इनकी सरकार तो पूरी तरह कांग्रेस पार्टी के सपोर्ट पर ही चल रही थी। जैसे ही कांग्रेस ने हाथ खींचा, सरकार गिर गई। और फिर 1996 का वो फेमस किस्सा, एबी वाजपेयी जी 13 दिनों के लिए प्रधानमंत्री बने, लेकिन बहुमत के लिए जो नंबर्स चाहिए थे वो जुटा नहीं पाए और फ्लोर टेस्ट से पहले ही इस्तीफा दे दिया। तो यहां एक पैटर्न दिख रहा है ना? एक चीज जो बार बार हो रही है। ध्यान दीजिए, सरकारें चुनाव हारकर नहीं गिर रही थीं, बल्कि वो अपने ही साथियों का समर्थन खो रही थीं। जो रिकरिंग पैटर्न था, जो बार बार दोहराया जा रहा था, वो था विथड्रॉल ऑफ सपोर्ट, यानी समर्थन की वापसी। और कहानी यहीं खत्म नहीं होती। ये जो अस्थिरता थी, ये 1996 में रुकी नहीं। असल में इसके बाद तो ये पैटर्न और भी ज्यादा साफ और भी ज्यादा ड्रामेटिक हो गया। देखिए, हिस्ट्री कैसे खुद को रिपीट कर रही है। एचडी देवगौड़ा की यूनाइटेड फ्रंट सरकार 11 महीने चली, गिरी क्यों? कांग्रेस ने सपोर्ट वापस ले लिया। उनके बाद आईके गुजराल आए, उनकी सरकार भी ठीक 11 महीने बाद बिल्कुल उसी वजह से गिर गई। और फिर आया 1998 एबी वाजपेयी की सरकार, सिर्फ 1 वोट से गिर गई, सिर्फ 1, क्योंकि उनकी एक की एलआई एआईएडीएमके ने अपना सपोर्ट वापस खींच लिया था। जरा सोचिए, जस्ट 1 वोट। तो अब जब हमने सारे एविडेंस देख लिए हैं, सारी कैजुअलिटीज की लिस्ट पे नजर डाल ली है, अब वक्त है उस असली गुनहगार को पहचानने का। वो सिस्टमैटिक फ्लॉ,
वो बुनियादी खामी जो इन सारे गवर्नमेंट कोलैप्सेस की जड़ में थी। और वो खामी है आउटसाइड सपोर्ट का कॉन्सेप्ट। अब ये आउटसाइड सपोर्ट क्या होता है? इसका मतलब है कि एक पॉलिटिकल पार्टी एक माइनॉरिटी गवर्नमेंट को सत्ता में बने रहने के लिए बाहर से समर्थन तो देती है, लेकिन वो खुद कैबिनेट में शामिल नहीं होती, सरकार का हिस्सा नहीं बनती। और इसका नतीजा, ये सपोर्ट किसी भी वक्त बिना किसी वार्निंग के वापस लिया जा सकता है। अगर हम अपने स्टूल वाली एनालॉजी पर वापस जाएं, तो ये वो पैर है जो बस टिका हुआ है, मजबूती से जुड़ा हुआ नहीं है। तो फिर इस अनस्टेबल आउटसाइड सपोर्ट और एक स्टेबल प्री इलेक्शन अलायंस में फर्क क्या है? देखिए, आउटसाइड सपोर्ट में पावर की कोई असली पार्टनरशिप नहीं होती, कोई कमिटमेंट नहीं होता। सपोर्ट यहां बस एक बार्गेनिंग चिप बनकर रह जाता है, एक सौदेबाजी का जरिया। दूसरी तरफ प्री इलेक्शन अलायंस में जो पार्टनर्स होते हैं, वो चुनाव से पहले ही एक कॉमन एजेंडा पर अग्री करते हैं और जीतने के बाद सरकार में पावर शेयर करते हैं। मतलब सरकार को चलाना और बचाए रखना सबकी जिम्मेदारी बन जाती है। तो 90s के इस पूरे केओस से, इस लगातार उथल-पुथल से पॉलिटिकल क्लास ने एक बहुत बड़ा सबक सीखा। एक ऐसा सबक जिसने इंडियन पॉलिटिक्स की स्ट्रैटेजी को फंडामेंटली बदल कर रख दिया, और इसके बाद ही देश में स्थिरता की वापसी हुई। और ये बदलाव हमें इस टाइमलाइन में बिल्कुल साफ साफ दिखता है। 1999 के बाद देखिए, एबी वाजपेयी एनडीए यानी नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस के साथ पूरे 5 साल का कार्यकाल पूरा करते हैं। फिर मनमोहन सिंह यूपीए यानी यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस के साथ लगातार 2 फुल टर्म्स पूरे करते हैं, मतलब 10 साल। और 2014 से नरेंद्र मोदी की एनडीए सरकारें बहुमत के साथ शासन कर रही हैं। ये 90s के दशक की 11 महीने और 13 दिन वाली सरकारों से कितना अलग है ना? तो वो सबक क्या था जिसका नतीजा इतना बड़ा बदलाव था? सबक ये था कि पूरे 5 साल का कार्यकाल पूरा करना, यही अब इंडियन पॉलिटिक्स का नया स्टैंडर्ड बन गया। द न्यू नॉर्मल, एक नई उम्मीद, एक नई एक्सपेक्टेशन। तो केस क्लोज्ड। हमारी ये जांच अब पूरी होती है। हमने उस दौर की पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की वजह ढूंढ निकाली है। अब चलिए इस पूरी तस्वीर को एक साथ जोड़कर देखते हैं और समझते हैं कि हमने क्या क्या सीखा। तो इस पूरे मॉड्यूल में हमने पीएम और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की पूरी तस्वीर समझी। हमने कॉन्स्टिट्यूशनल कोर से लेकर एग्जीक्यूटिव के स्ट्रक्चर तक सब देखा। हमने कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी के प्रिंसिपल को समझा, अटॉर्नी जनरल के रोल को जाना, और आज हमने फ्रेजिलिटी से स्टेबिलिटी तक के इस ऐतिहासिक सफर को भी देख लिया। हमने देखा कि कैसे आउटसाइड सपोर्ट की वजह से सरकारें गिरती थीं और कैसे उस अनुभव ने इंडियन पॉलिटिक्स को हमेशा के लिए बदल दिया। तो इस तरह हमने सिर्फ ये नहीं देखा कि क्या हुआ, बल्कि ये भी समझा कि उसके पीछे की डीप लॉजिक क्या थी, उसके पीछे का गहरा तर्क क्या था। ठीक है, स्थिरता तो आ गई, सरकारें अब 5 साल चलने लगीं, लेकिन एक सवाल अब भी बाकी है। कैबिनेट के अंदर बंद दरवाजों के पीछे पावर असल में काम कैसे करती है? असली पावर डायनामिक्स क्या होते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम अपने अगले विश्लेषण में ढूंढेंगे।